स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं सरकार के 4 साल की, यानी कि वसुंधरा सरकार के 4 साल 13 तारीख को पूरे होने वाले हैं। हम उसी सीरीज में आज एजुकेशन को हमने लिया है, उस पर चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारी सीरीज देख रहे हैं, आए दिन हम कोई ना कोई विभाग ले रहे हैं। 4 तारीख से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज एजुकेशन जो बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है, और अभी से नहीं, ये बहुत लंबे समय से बात चल रही है कि शिक्षा वो क्षेत्र है जो किसी भी मुल्क का भविष्य तय करता है। आपका वो एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग लाइफ एंजॉय देगा, यानी कि आपका वो भविष्य। आज किसी भी परिवार के साथ लीजिए, समाज के साथ लीजिए, आज जो आप किसी भी मुल्क में समझिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम जो स्थितियां देख रहे हैं, काफी हद तक उसकी जड़ कुशिक्षा है। अगर लिटरेसी ठीक होती है तो उस मुल्क की सोच ही अलग होती है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, लेकिन हम दिखाएंगे आपको कि राजस्थान में शिक्षा का क्या स्तर है, क्या पोजीशन है, और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो जरा सुनिए शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको उच्च एवं तकनीक शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी, शिक्षा विभाग 2 उच्च और स्कूल दोनों में बटा हुआ है। हम दोनों को ही आपको बारी बारी से दिखाएंगे। एक बार जरा सुनिए क्या कह रहे हैं देवनानी। राजस्थान शिक्षा में 18वें स्थान पर था, और आज जो इंडिया टुडे ने सर्वे किया, असर ने सर्वे किया, और उसके साथ राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ, उसमें राजस्थान अग्रणी राज्यों में आया। और इंडिया टुडे के सर्वे में हमारा 18वें स्थान पर था, और 4थे स्थान पर राजस्थान आ गया है। प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ विद्यालय योजना थी, उसमें राजस्थान तीसरे नंबर पर है। इन सारे पैरामीटर्स पे आधारित कर सकते हैं कि राजस्थान पिछले 3-4 वर्षों में जो कुछ हमने नवाचार किए, उसके कारण से देश में आगे बढ़ा है। कि 87,000 से अधिक हम नई नियुक्तियां कर चुके हैं, और लगभग 69,000 से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। ये मिलाकर के लगभग 1.5 लाख से अधिक नियुक्ति करने वाला यह शिक्षा विभाग है। पिछले 3 वर्षों के अंदर 1,09,062 हमने अध्यापकों के प्रमोशन किए हैं। कारगी पुरस्कार जो 75% से अधिक बच्चों को मिलता है, इसकी संख्या 3.5 गुना पिछले 4 वर्षों में बढ़ी है। 44,000 से बढ़ के 1,46,000 बढ़ी है। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली है। घरों से बच्चियां आए, 9 लाख से अधिक लड़कियों को हमने साइकिल दी है, 1 लाख से अधिक बच्चों को हमने लैपटॉप दिए हैं। और इस प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। पिछले 4 वर्षों के अंदर, पिछले 60 वर्षों में जो कई काम नहीं हुए, उसको करने में सफलता प्राप्त की है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने संस्कृत टीचर्स पहले नहीं थे, लेकिन अब आरपीएससी के लिए जिसकी परीक्षा परिणाम का इंतजार है, उससे भी लगभग 3,000 संस्कृत शिक्षक आएंगे। राजस्थान के सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सारे स्कूलों में एक संस्कृत शिक्षा का पद सृजित हो जाए, जिसको बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। चलिए, शिक्षा मंत्री जी के दावे सुने आपने कि क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। अब जरा आम जन क्या कहता है उनके दावों को लेकर के, और सरकार से किस तरह की अपेक्षा उन लोगों को। एक बार इनको भी सुन लीजिए, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। नए शिक्षण संस्थान में जो 8वीं तक का जो बोर्ड था और बच्चों को फेल नहीं करने की जो परंपरा थी, इन्होंने कहा नहीं, हम मार्क्स देंगे और बराबर पास करेंगे, और उसके आधार पर बच्चों का नींव रखी जाएगी। लेकिन उस विषय में सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। प्राथमिक विद्यालय के जो भी क्लासेस वगैरह है वो सही से नहीं लगती है, टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं। गांव में जो स्कूल की व्यवस्था है, बिल्कुल पानी की व्यवस्था है, जो हर चीज को लेके बिल्कुल टीचर भी नहीं है, दूषित पानी आता है गांव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। माध्यमिक विद्यालयों की जो छात्रवृत्ति है वो भी नहीं आई अब तक। एक समय अजमेर का नाम जहाँ शिक्षा के नगरी के रूप में जाना जाता था, पिछले 10 वर्ष से, जब से माननीय वासुदेव जी देवनानी राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से स्कूलों की संख्या अजमेर में घटकर 3/4 रह गई है। कि शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आई है, और गुणवत्ता नहीं आने से लोगों को प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है, और प्राइवेट स्कूलें महंगी पड़ रही है। तो सरकार को चाहिए कि सुधार तो कर रही है, लेकिन गुणवत्ता इतनी हो कि उनको
प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखना पड़े। पिछले 4 साल में किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं है। गुजरात मॉडल लेकर के सभी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है और सबको पीपीपी मॉडल पे भी दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों को। जब पीपीपी मॉडल पे प्राइवेट को ही देना है तो सरकारी स्कूल काहे को चलाती है। जिस स्कूल में 5 मास्टर हैं वहां पर 5 बच्चे नहीं है, यहाँ पर 50 बच्चे हैं वहां पर 1 मास्टर पढ़ा रहा है। चलिए, आपने सुना आमजन क्या कह रहे हैं और मंत्री जी का दावा भी। मैं एक बार जरा हमारे पैनलिस्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। आप मैडम कमर सुल्ताना है, कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, शिक्षाविद हैं। आप विपिन प्रकाश जी हैं, शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं। और लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। चलिए, उससे पहले एक नागौर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ भी चुके हैं। मैं उनका सवाल आप लोगों को सुनवा देता हूं, वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम आप लोगों के पास आते हैं। जी, अपना एक बार नाम बता दीजिए और अपना सवाल भी एक बार बताएं हमें। जी सुरेंद्र जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन है पहले तो कि राजकीय पीजी महाविद्यालय मेड़ता सिटी में भी 20 वर्षों से क्रमोन्नत हुई है इस बार। जी हेलो जी, रेगुलर रखे, अपना सवाल पूरा एक साथ बोल दीजिए आप। हाँ सर, प्रश्न 1 की मेड़ता राजकीय महाविद्यालय 20 वर्षों से क्रमोन्नत हुई है 3 विषयों में, जिसमें अभी तक वर्तमान में हमारे 40 पद हैं। 40 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 16 पद भरे हुए हैं, 24 पद रिक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की मेड़ता विधानसभा सेक्टर में 120 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ज्योग्राफी है, जबकि मेड़ता कॉलेज में ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी के लिए नागौर जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 सर, कि हमारे महाविद्यालय में 20 वर्षों से एनसीसी की एक विंग है, 20 वर्षों में छात्रों तो आप थोड़ा सा सुरेंद्र जी धीरे बोलिए, आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच नहीं पा रही है ठीक से। आप थोड़ा स्लो बोलिए। सर, मैं क्वेश्चन वापस पुट करूं? नहीं, तीसरा सवाल बोल दीजिए। आपने 40 में से 16 टीचर हैं वहां पे। हाँ सर, आप बच्चों को ज्योग्राफी के लिए नागौर जाना पड़ रहा है। एक तीसरा जो सवाल था आपका वो और मुझे बता दीजिए। तीसरा ये सवाल था कि वर्तमान में हमारे 40 पद स्वीकृत है, जिसमें 24 पद वो करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब दिलवाऊंगा। लक्ष्मीकांत पारिक साहब इस वक्त हमारे साथ में भाजपा नेता हैं, मैं उनसे आपका जवाब दिलवाना चाहूंगा। मैं एक बार, क्योंकि लबोलवाब यही है, ये खुद मंत्री भी मान रहे हैं कि वैकेंसीज हमारे यहाँ पे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी स्कूल भी उससे अछूती नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्टाफ कम है। एकीकरण जो स्कूलों का किया गया था, माफ करिएगा, समानीकरण, वो भी शायद यही वजह रही थी। और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लगातार विधानसभा भी देखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफी नजदीक से इन्होंने देखा है वर्षों से। श्याम जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि शिक्षा की दृष्टि से हम बात करें, 4 साल सरकार कंप्लीट कर रही है, कुछ अंतर महसूस हो रहा है कि शिक्षा को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था उस वक्त कि पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, टपकती हुई छत के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको खुद को सफाई करनी पड़ रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रतिपक्ष में बीजेपी थी। अंतर क्या लग रहा है आपको कि हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि दावा भी बड़ा है और हमें उम्मीद है कि ऐसा हुआ भी होगा, आपका क्या नजरिया कहता है? देखिए योगेंद्र जी, कुछ सुधार तो हुए हैं, ये तो उसमें तो दोहराए नहीं सुधार, लेकिन सुधार करने के साथ साथ जो चीजें करनी चाहिए थी सरकार को, वो तरीके से अब तक नहीं कर पाई। क्या होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हम सब एजुकेशन सीरीज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो बजट बढ़ना चाहिए था, बजट अभी भी नहीं बढ़ा। बजट जितना बढ़ना चाहिए इतना नहीं था। स्कूलों के मामले में इन्होंने कहा है कि हर पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल देंगे। उन्होंने कोशिश भी की है, कुछ पंचायत बाकी रही है, खोल भी दी गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी टीचर्स की कमी खल रही है। उसका कारण है कि पहले तो 20,000 स्कूल बंद किए गए समानीकरण के नाम पर, क्योंकि पहले स्कूल ऐसे स्कूल खुले हुए थे जहां पर संख्या नहीं थी लेकिन स्कूल खुले हुए थे, उनको कम किया गया। वो सारी बातें अब जिस आधार पर वैकेंसी आती है और वैकेंसी जब भरी जाती है तो अब वहां पर सिफारिशों की स्थिति कमजोर हो गई है। लेकिन जब इनका जो नया पेटेंट लागू किया गया है, स्किलिंग के माध्यम से जो
अध्यापकों को लगाने की चयन प्रक्रिया होती है, उसमें निश्चित रूप से कुछ अधिकारी वर्ग उसमें गड़बड़ी करता है। यदि ईमानदारी के साथ सही तरीके से किया जाए तो वो पेटेंट अच्छा है। दूसरे प्रदेशों ने भी उसको देखा और परखा है, उसको अपनाने की कोशिश की है। वसुंधरा जी तो आजकल पूरे देश में यही गाती फिर रही है कि मैंने एजुकेशन में बिल्कुल सुधार कर दिया है और हमारे एजुकेशन को अन्य प्रदेश के एजुकेशन अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हुआ तो है, लेकिन आज भी जो वैकेंसी है उसको भर पाने में वसुंधरा जी भी कामयाब नहीं हो पाई। उसमें जैसे ट्रेनिंग जो दी जाती है, ट्रेनिंग में खाना पूर्ति ज्यादा हो रही है आज भी, और उसमें जिस प्रकार के एक्सपर्ट लोगों को ले जाकर के जो शिक्षकों को ट्रेन करने की बात है वो मेरे को कम नजर आती है। चलिए मैडम सुल्ताना, आपके पास में आना चाहूंगा। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और इश्यू ये नहीं है कि किसका शासन रहा किसका नहीं रहा, आपके का क्या मानना है? क्योंकि आप एक शिक्षाविद भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक, मुझे लग रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो आपके लिए सेकेंडरी थिंग होनी चाहिए और एक समाज के नाते पहला आप शिक्षाविद हैं। तो राजस्थान के एजुकेशन के हम स्टैंडर्ड को देखें तो हम कहाँ पाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, आपने जो कहा कि सरकार कितने दावे कर रही है, जैसा कि अभी आप मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि वसुंधरा जी मैडम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे कह रही हैं कि शिक्षा का स्तर राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा है और राज्यों को इसे सीख लेनी चाहिए। मैं नहीं मानती। मैं ये देखिए, आप केरल के अंदर जाके देखिए शिक्षा कितना 100% वहाँ एजुकेशन है। हमारे यहाँ अभी भी 30% एजुकेशन का टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए हैं। अगर आप कागजों के अंदर 80% कहते हैं तो वो बात अलग है। साक्षर होने में और शिक्षित होने में बहुत अंतर है। आप व्यक्ति को, साक्षर व्यक्ति को ये कहते हैं कि शिक्षित हो गया, तो मैं शायद इस चीज को एज एन एजुकेशनिस्ट आई डू नॉट एंडोर्स कि वो एजुकेटेड नहीं है। और आप शिक्षा के सरकारीकरण को ही खत्म कर रहे हैं। पहले ही प्राइवेटाइजेशन की ओर तो सरकार बढ़ी रही है और अभी अभी मैं समाचारों में मैंने आपके यहाँ देखा कि 300 से ज्यादा स्कूलों को पीपीपी मोड पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये ऑर्डर क्या जारी है? हो गए, वो लेके जा रहे हैं, लिस्ट जारी कर दी, लिस्ट लेकर जा रहे हैं जिसमें 75 शहरी हैं और उसके अंदर 200 से अधिक ज्यादा ग्रामीण स्कूल हैं। तो स्कूल का अगर आप निजीकरण कर देंगे तो जो गरीब बच्चा है जिसको कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए उसके माँ बाप को मशक्कत करनी पड़ती है, वो बच्चे को उतनी ज्यादा फीस दे करके कैसे स्कूल भेजेगा? और जब पीपीपी मोड पे आ जाएगा तो आप टीचर को क्या सैलरी देंगे? आप देखिए आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। आदमी एमए है, पीएचडी है, एमफिल है और वो मजबूर है कि कहीं चपरासी के पोस्ट निकल जाए तो मैं चला जाऊं। तो हालात इतने खराब हैं कि इसको, शिक्षा को बेहतर करने की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो क्या किया हमने? मैं ये नहीं कहती कि पार्टी की गलती थी, बहुत अच्छा किया, हमें आजादी मिली, हमने राजनीति के अंदर तो हाईएस्ट सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल, सोशल और हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने क्या किया? आप देखिए समाज के अंदर आज भी 80% हमारी जनसंख्या, 75 मान लीजिए, गांव के अंदर रहती है। ना तो उनको ठीक से रहने के लिए उनके पास घर है, ना बिजली है, ना सड़कों की व्यवस्था है, ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, ना उनके घर के पास स्कूल है। कांग्रेस टाइम के अंदर उन्होंने 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर प्राइमरी स्कूल खोले थे, अब उनको बंद किया जा रहा है। उनको बंद इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर बच्चे नहीं है। अरे आप ये देखिए, मरीज जब बीमार, 1 मिनट, मरीज जब बीमार हो जाता है तो उसकी इलाज करवाया जाता है। ये नहीं कि मरीज को खत्म कर दो, इलाज ना करवा सके तो मरीज को खत्म कर दो। बच्चे नहीं है तो आप प्रेरित करके बच्चों को स्कूल में लाएं, ना कि स्कूल को ही खत्म करके उठा करके दूसरी जगह ले जाएं। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। ये विपिन प्रकाश जी से मेरा सवाल है। विपिन जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि राज्य की जो स्कूल हैं उनमें 22 लाख नामांकन में बढ़ोतरी बताई जा रही है 4 साल में। इतनी संख्या में इजाफा हुआ है तो स्कूलों को एकीकरण करना पड़ा, समानीकरण की भी प्रक्रिया चली, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मोहभंग हो रहा है सरकारी स्कूलों से? हम जो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स की सबसे पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट स्कूल रही होगी जब हम पढ़ते थे। ऐसा क्या हो गया कि आज दुनिया बदल रही है और हमारा नजरिया बदल गया है कि हर पेरेंट्स की इच्छा ये होती है कि मेरा बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े? अगर सर बात करें राजस्थान के स्कूल एजुकेशन की बात करें, जहां 89,000 स्कूल हुआ करते थे, आज करीब 64,000 स्कूल हैं। और बात आती है, आपने कहा, अच्छी बात बताई कि क्यों मोहभंग हो गया। बात है मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर 35,000 स्कूलों में लाइट ही नहीं है, अगर बात करें 30,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, बाउंड्री नहीं है, कमरे नहीं है, तो बच्चा आएगा कहाँ, रुकेगा कैसे? उसको भी झेल ले, पेड़ के नीचे भी पढ़ लेगा गुरु अगर ज्ञान दे रहा है, तो गुरु जी नहीं है। शिक्षकों की इतनी बड़ी कमी है तो उसको पूरा कैसे कर, बच्चा रुकेगा कैसे?
अगर बात करें सरकार ने 20,500 स्कूल बंद किए सरकार ने, उसके सरकार ने कहा कि जर्जर स्कूल बंद कर दिए, बच्चे नामांकन कम कर दिए थे। अभी मैडम ने बताया कि आपने मरीज को ही खत्म कर दिया। हाँ। ठीक है, हम शिक्षक संगठन से हैं, उस चीज को नहीं, सरकार क्या करती है, हमें तो स्कूल चाहिए, पढ़ाने के लिए चाहिए। स्कूलों में आप कह रहे हो कि 60 बच्चे वहां केवल 2 टीचर मिलेंगे। अगर बात करें राजस्थान के स्कूलों की 8,500 स्कूल एकल शिक्षक पे भरोसे, जब 5 क्लासें चलती है, एक अध्यापक है, 1500 स्कूल शिक्षक विहीन है, जहाँ डेपुटेशन पे टीचर जा रहा है। एक मेड़ता से और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं, मिस्टर चौधरी हैं जी। चौधरी साहब बताएं, अपना सवाल बताइए आप। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि राज्य के पीजी महाविद्यालय में अभी पीजी के परीक्षा फॉर्म भराने जा रहे हैं। हेलो, थोड़ा धीरे धीरे आप बोलिए, थोड़ा सा स्लो बोले, क्यों मोबाइल से आप लगा रहे हो शायद। हाँ सर, कि राज्य पीजी महाविद्यालय मेड़ता सिटी में सालाना परीक्षा फॉर्म भराए हैं। हाँ बताइए बताइए। हाँ, परीक्षा फॉर्म भर जा रहे हैं, उसमें वेबसाइट MDSU की वेबसाइट पोर्टल है, उस पर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, दर्शन शास्त्र का नाम ही नहीं आ रहा, नाम नहीं जोड़ा अभी तक यूनिवर्सिटी ने। हेलो जी, नाम नहीं जोड़ा अभी 10 दिन हो गए परीक्षा फॉर्म शुरू हुए। कि जो सब्जेक्ट्स जिनका जिक्र किया जा रहा है और जो दावा किया जा रहा है वो अभी आपके वहां पे नाम में जुड़ा नहीं है, वो अभी तक वो जो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए उसमें स्कूल में वो नहीं मिले अभी, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो उसके लिए दूसरी जगह आपको पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, जयपुर जाना पड़ रहा है। अभी परीक्षा फॉर्म शुरू हुए 12 दिन हो गए सर। आपको नागौर जाना पड़ रहा है? नहीं, जोधपुर जाना पड़ रहा है, नागौर जाना पड़ रहा है, जयपुर जाना पड़ रहा है, जबकि मेड़ता में पीजी कॉलेज इस बार खोल दिया गया है। हेलो, बिल्कुल, तो चालू नहीं हो पा रहा है वो अभी पोर्टल पर, MDSU की वेबसाइट पर नाम तक नहीं आ रहा है सर इनका। अभी 15 दिन हो गए, परीक्षा फॉर्म चल रहे हैं, अभी कल 10 तारीख लास्ट तारीख है। चले आप मेड़ता से हैं और मेड़ता में कॉलेज वाला जब मुद्दा आएगा मैं लूंगा ब्रेक के बाद में, आपका सवाल जरूर आएगा कि कागजों में अभी कॉलेज चल रहा है और वहां पे कहीं पे भी धरातल भी दिख नहीं रहा, जबकि वहां कॉलेज खोल दिया गया है, पीजी कॉलेज खोल दिया गया है। पीजी की समस्या है, वहां पे डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज की जो बात हो रही है उसको लेकर के। हाँ चलिए विपिन जी, आपके पास में लौटना चाहूंगा मैं वापस। मैं वही बता रहा था कि स्कूलों में बंद कर दिए कितने स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बच्चे वहां कैसे पहुंचेंगे, पानी की शौचालय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। मेन बात है, सरकार को उस ओर फोकस करना चाहिए। स्कूल बंद किया सरकार की, अगर मैं बात करूं दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियों की बात करूं, सरकार ने 1,10,000 पदोन्नतियां कर दी, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर दिया सरकार ने। अगर पदोन्नतियां कर दी तो नीचे भर्तियां क्यों नहीं? पदोन्नति आपने कहां से कर दी? 20,500 स्कूल बंद करके आपने 1,10,000 टीचर्स को माध्यमिक शिक्षा में भेज दिया। अगर आज सरकार की बात करें, सरकार कहती है तीसरे नंबर पर राजस्थान आ गया, तो माध्यमिक शिक्षा में आ गया। आपने माध्यमिक शिक्षा की जो मजबूत कर दी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा जहां है वो आपकी नींव कमजोर है, बिल्कुल कमजोर पड़ी हुई है, उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में बिल्कुल सरकार की ओर ध्यान, अगर बात करूं मैं लेवल 2 इंग्लिश की बात, अगर 19,000 स्कूलों में लेवल 2 इंग्लिश का पद दिया हुआ है, अगर वहां बात करें तो केवल 2,000 इंग्लिश का अध्यापक काम कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। 19,000 एक स्कूल में एक भी टीचर मिलता तो 17,000 पद खाली पड़े। तो बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा? वो माध्यमिक सेटअप में आएगा तो क्या पढ़ पाएगा? मेन समस्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। सरकार का दावा है 22 लाख का, बिल्कुल हम दावे का समर्थन करते हैं, 22 लाख का नामांकन है। तो सरकार ने स्टाफिंग पैटर्न में 70,000 पद तोड़ दिए 2 साल पहले, सितंबर 2015 में जब विरोध हुआ तो हम वादा किया गया था कि स्टाफिंग पैटर्न बच्चे की संख्या बढ़ेगी, हम दे देंगे। 2 साल हो गए, 22 लाख का नामांकन बढ़ा, तो हमको स्टाफ दे दो। स्टाफ सरकार देगी कि स्टाफिंग पैटर्न हम सरकार से मांग कर रहे हैं। पीपीपी मोड पे भी जा रहे हैं 300 स्कूल, वही बात जारी हुई है, बिल्कुल आज ही लिस्ट वो जारी हुई 300 मोड। जब सरकार का दावा है कि 22 लाख का नामांकन बढ़ गया, राजस्थान को तीसरे नंबर पे ले गए 22वें से, तो फिर पीपी मॉडल पे क्यों आवश्यकता? यानी सरकार ही खुद ही अपनी ही बात पे टिकी हुई नहीं है। जब वो कह रही है कि हमने इसमें से डेवलप कर दिया और हमारा विकास हो गया शिक्षा का, फिर निजी स्कूलों का क्या? निजी स्कूलों ये कौन सा नवाचार है? बात करते हैं कि साहब हमने नवाचार, पीपी मॉडल पे देना कौन सा नवाचार हो गया? ये पेडोलॉजी में कोई नवाचार नहीं है, शिक्षा में कोई नवाचार नहीं है। और पीपी मॉडल में आप उनको दे रहे हैं वो स्कूल जिन्होंने फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन अभी किया था, उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कोई एजुकेशन में कोई उनकी थीम नहीं है, उनको आप दे रहे हो। उसके बाद अगर पीपी मॉडल के आप शर्त पढ़ोगे तो अचंभित रह जाओगे। 75 लाख रुपया जो निजी स्कूल लेगा उसको वन टाइम स्कूल में इन्वेस्टमेंट भी करना है, और सरकार 12% से पर ईयर 16 लाख रुपए 7 साल तक उसको देगी और उसको वापस कर देगी वो 75 लाख रुपए। और फिर बाद में वो बच्चे भी वहां पढ़ाएगा, अपनी फीस के बच्चे भी जोड़ेगा, और वहां का जो स्टाफ है पूरा हटा लिया जाएगा।
यानी कि अगर बात करें 300 स्कूलों में, अभी मोटा मोटा आकलन हमने अभी निकाला, 1500 अध्यापकों के पद समाप्त हो गए, 1.5 लाख बच्चे इफेक्टेड हो गए। जब वहां फीस वाला बच्चा एक ही स्कूल में 3000 की फीस वाला और एक फ्री वाला पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका जो कोरेंडम है वो गिरेगा और वो स्कूल से छोड़ जाएगा। निजी स्कूल यही चाहते हैं कि वो छोड़ के चला जाए, हम सारे निजी फीस वाले बच्चे पढ़ लें। और आपको पता है, अभी मैडम ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो वो पेमेंट क्या देते हैं, वो रखेंगे 5000 6000 में सरकार का पेमेंट, तो निश्चित रूप से क्या एजुकेशन मिलेगी। मैं रोकना चाहूंगा, लक्ष्मीकांत जी का जवाब मुझे लेना है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि दावे काफी कुछ कर चुके हैं, लेकिन मैनिफेस्टो की कुछ मैं बारीकियां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसका वादा किया गया था, वो खारिज किया जा रहा है कि वो सब कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, पीपीपी मोड पे हम जा रहे हैं। 22 लाख का अगर नामांकन हुआ है आपके यहाँ पे, तो पीपीपी मोड पे जाने की आवश्यकता क्या है? वो जो कंडीशंस जिसपे अभी से उंगली उठना शुरू हुई है, पहले दिन, अभी तो लिस्ट जारी हुई है, लेकिन एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो दावे और हकीकत में कुछ अंतर आ रहा है। देखिए, दावे हकीकत में अंतर भाषाओं में आ सकता है। वर्तमान स्थिति जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात से शिक्षा पर आमूल परिवर्तन हो, शिक्षा अच्छी हो, राजस्थान में सुधारात्मक गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को मिल सके, इसके लिए सुधार किए गए, लगातार सुधार के अग्रसर रहे। यहाँ कोई भी वक्ता ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात सुधार नहीं किए गए। सुधारों का क्रम लगातार जारी किया गया और सुधारों की श्रृंखला के अंदर ही सरलीकरण हो, एकीकरण का प्रयास किया गया हो। चलिए, चुनाराम जी गढ़वाल और जुड़ गए, एक हमारे साथ कॉलर हैं, वो उनका भी सवाल मैं एक ले लेता हूँ। जी चुनाराम जी, बताइए। सर, मैं हायर एजुकेशन के बारे में, समीक्षा के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ, मेहरता सिटी की। हायर एजुकेशन के लिए मैं माफी चाहूंगा, ब्रेक के बाद मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। आप थोड़ा सा इंतजार कर रही है 5 मिनट का, ब्रेक के बाद हम आपको लेंगे। हायर एजुकेशन ब्रेक के बाद, अभी हम स्कूल एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। जी लक्ष्मीकांत जी। गुणवत्ता में सुधार की और अग्रसर सरकार रही है। सरकार ने आने के पश्चात कई सारे काम किए। लगातार सरकार ने चाहे 1 लाख शिक्षकों में 85,000 से अधिक शिक्षकों में भर्ती करने का विषय हो, लगातार भर्ती किया है। नामांकन बढ़े और राजस्थान आज तीसरे चौथे नंबर पर, जो 18वें स्थान पर शिक्षा में अपना स्थान रखता था, आज 18वें से चौथे स्थान पर आया। तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ही जो विकास हुआ है उसी का परिणाम है। लेकिन जहां तक कुछ हो सकती है, कुछ लोगों की आपत्ति हो सकती है, कई सारी बातें भी सामने आ सकती है, लेकिन लगातार चाहे ग्रामीण स्तर पे हो, गाँव में, ढाणियों में, हर जगह स्कूल खोलने का प्रयास सरकार ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास भी सरकार लगातार किया है। राजस्थान में पता नहीं कहां से कह रहे हैं कि राजस्थान आज शौचालय की प्रगति में तीसरे स्थान पर है और हर स्कूल में करीब हर जगह शौचालय बनाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। पीने के पानी की समस्या कुछ क्षेत्रों में है, ये स्वीकार्य है, लेकिन काफी हद तक पीने के पानी की समस्या को समाधान में स्वच्छ टंकियां लगाकर स्वच्छ पानी के पेयजल की व्यवस्था सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। बच्चों का नामांकन बढ़ना इस बात को सीधे तौर पर इंगित करता है कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हुआ है। मेरा एक छोटा सा सवाल है लक्ष्मीकांत जी यहाँ पे, ये सवाल केवल इस नाते नहीं कि आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं, मैं तो वो बात जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी चेहरे बदल रहे हैं बस, कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। आप लोगों को महसूस होता है, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, हम जो 5 लोग बैठे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा था उस वक्त कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़े। वो एक स्तर ये हुआ करता था उस वक्त कि प्राइवेट स्कूल का कि पहली प्राथमिकता मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, वो पहली प्राथमिकता होती थी। आप भी उस दौर से गुजरे होंगे और बड़ी खुशी होती थी पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। ऐसा क्या हो गया कि आज सरकारों के दाव भी चलते हैं, हम बजट और इसको एजुकेशन का मैनिफेस्टो में जिक्र भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका मोह भंग होता जा रहा है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। तो ये हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है हमारी व्यवस्था पे। हम चाहे लाख दावे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर करें, चाहे कुछ भी कर दें, लेकिन जब तक उस पेरेंट्स के दिल में हम जगह नहीं बैठा पाएंगे। आज किसी सरकारी अधिकारी की इच्छा होती है कि वो अपने बेटे को वहां पे, बच्चे को वहां पढ़ाए। ये सोशल सिंबल से बन गया। इस सोशल सिंबल बन जाने के कारण लोगों ने एक स्टेटस अपना अपना लिया है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल पढ़ेगा तो हो सकता है मेरा सोशल सिंबल बढ़ेगा। ये कि जबकि आप जिस विषय पर मेरे शिक्षक बंधु भी कह रहे थे कि हमारे शिक्षक बीएड हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं, अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षक हमारे पास मौजूद है, उसके पश्चात भी लोगों की विचारधारा बनने लगी, एक अच्छा जो सूटेड बूटेड और इस सब चीजों को जो शिक्षा पद्धति पनपी है। लेकिन मैं सीधे तौर पर 10 साल तक राजस्थान की ऐसी शिक्षण संस्था जुड़ा जो राजस्थान में अपने आप पहली प्राइवेट एजुकेशन संस्थान थी, जिसका मैं लगातार टेस्टदार रहा 10 साल तक। पारी कॉलेज शिक्षण संस्था संस्था रही जो राजस्थान की अपने आप में चटशाला के रूप में शुरू पर शाला थी, जिसमें बावलाजी शर्मा और राय सिंह राठौड़ जैसे बहुत सारे लोग, सर गोपीनाथ जी जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना अध्यापन किया और बहुत आगे तक गए। इन सब क्षेत्रों से बहुत लंबे समय जुड़ा रहा और जुड़ने के पश्चात मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ, आज मैं एक पार्टी के नाते नहीं, कि सामाजिक व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी इस बात को रखता हूँ कि निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार तो वर्तमान में हुआ है, लेकिन जो गुणात्मक सुधार की हम आशा करते हैं, हम सब आशा करते हैं, मेरा मानना है कि जहां के भी लोकतंत्र शिक्षा, सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहे, निजी स्कूल की बात कर रहे हो।
आप खुद ही कह रहे हो। हमारा तो सवाल है ये है, विषय दूसरा ला रहा हूं। नहीं उसी विषय बना रहा हूं मैं तो वही मैं बात जानना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसी जागृति हम पैदा क्यों नहीं, ये दोनों पे सवाल है आपका, कांग्रेस बीजेपी अकेले को कटकरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, मैं श्याम जी मेरा कहने का तात्पर्य चटशाला के रूप में शुरू होना, एक चटशाला जो अपने आप में एक छोटी जगह थी, जो शिक्षा के लिए बहुत छोटे सा स्तर था, वह बढ़कर ही चल सकती है और जा सकती है। तो वहां पर जो आज शिक्षा दे रहे हैं वह सरकारी स्कूल की फीस में दे रहे हैं। मैं ये बात कहने वाला था कि सरकारी स्कूल की फीस में हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जो चलिए, आपका दावा है कि स्कूल एजुकेशन में जो हो सकता था इससे बेहतर नहीं हो सकता? नहीं, बेहतर हो सकता है, बेहतर तो हमेशा गुंजाइश है। हाँ। मैं कभी नहीं कहता कि बेहतर गुंजाइश नहीं है, बेहतर करने का विकास क्रमबद्ध रूप से जारी है। देखिए, पहली बात मैं 3 शय पर बात करता हूं। यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सीधे तौर पर क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वच्छता पर ध्यान देने की बात हमारे प्रधानमंत्री कही है। इसी क्रम में चाहे बच्चों को साइकिल देने की बात कही हो, कंप्यूटर देने की बात कही, लैपटॉप देने की बात कही हो, या कंप्यूटर एजुकेशन। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल एक ही खड़ा कर दिया श्याम शर्मा जी ने पहले, और आंकड़े भी बताते हैं, लेकिन आपके इच्छा शक्ति और विजन पे सवाल यूं खड़े हो रहे हैं लक्ष्मीकांत पारिक साहब कि जो बजट है उसमें कटौती की जा रही है, तो उससे विजन कैसे क्लियर होगा? चलिए श्याम शर्मा साहब, मैं आपसे 30 सेकंड का वक्त आपको और एक विपिन जी को मैं देना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है, दावे भी हैं, लक्ष्मीकांत जी भी खारिज कर रहे हैं तमाम आरोपों को, लेकिन ये बात मैं इस बात से सहमत भी हूं कि देखिए, सुधार की गुंजाइश सब जगह होती है, सुधार एक सतत प्रक्रिया भी है, लेकिन फिलहाल जो दावे किए जा रहे हैं राजस्थान सरकार की ओर से एजुकेशन को लेकर के, कहां स्टैंड करता है मुदायु? देखिए, क्या योगेंद्र जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में जो भी सामान खरीदा जा रहा है उसका स्तर चेक करें। साइकिल दी जा रही है तो आप भगवा साइकिल करके दे रहे हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं? साइकिल जैसी साइकिल दीजिए, किसने कहा कि ऐसी चीजें कीजिए? आपकी प्रवृत्ति में जो सोच है, अब आप देखिएगा कि उर्वशी कपूर एक महिला है जो कि मुख्यमंत्री सलाहकार की सदस्य है और एजुकेशन सेक्रेटरी है, पिछले 12 साल से उस विभाग में काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा उन्होंने सारी चीजें उन्हीं को रखोगे आप? कुछ चीजें ऐसी है कि इस पे परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है। रमसा में 6 महीने टिकने नहीं देते अधिकारी को, वो जब तक समझ पाता है तो कमीशन का खेल चलता है। इसे निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिए। निश्चित रूप से शिक्षा में कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन उस बदलाव के साथ साथ शिक्षकों की कमी की पूर्ति होनी चाहिए, बजट बढ़ना चाहिए और जो भी अव्यवस्था है उसको सुधार करने की नैतिक जरूरत है और रहेगी। चलिए, मैं 30 सेकंड का आपको विपिन जी में दूंगा। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी चलिए सरकार की तो है, टीचर्स की भी बनती है कि वो भी कम से कम एक अवेयरनेस पैदा करें और ये मान के चलना चाहिए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल के टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनको कम पैसा मिलता है, बावजूद उसके भी वो लोग अपना गुजारा भी करते हैं और वहां पे स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, वो बढ़ती जाती है, हमारे यहाँ घटती जाती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम भी हम डेवलप करें कि शिक्षक खुद भी इसे मेंटेन कर सकें और मोटिवेट कर सकें पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। ये शायद अभियान भी चलता आप लोगों के, चाहे स्कूल की ओर चलिए, स्कूल की ओर। अगर बात करें इस अभियान की बात करें तो मंत्री जी ने अब की बार अभियान जोड़ा, शिक्षक संगठनों को साथ लिया कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। जो उन्होंने हम पे भावना और विश्वास दिखाया, हमने उसका प्रतिफल उनको दिया कि उन्होंने जो नवाचार किया, हमने कहा कि ठीक है नवाचार आप करो, पर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कहा कि पूरा ऑनलाइन, शाला दर्पण, शाला दर्शन, कंप्यूटर, सारी बच्चे की सूचना सारी ऑनलाइन, पर एक कंप्यूटर अनुदेशक तो हम टीचर्स को पीरियड छोड़ के वो काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने कहा हुआ है हम वो चीज करने के, मंत्री जी ने कहा कि नामांकन बढ़ाओ, हमने नामांकन बढ़ाया, 22 लाख का नामांकन, सरकार दावे ठोक रही है। पर अब टीचर्स तो, उनको बच्चों को रोकने के लिए टीचर्स तो चाहिए ना, सबसे बड़ी समस्या टीचर्स। मंत्री जी ने कहा कि मेरा रिजल्ट राजस्थान में टॉप होना चाहिए। निजी स्कूलों का 88% था, हमने 91% रिजल्ट दिया सरकारी स्कूलों का। तो वो जो कार्रवाई है वो करिए, पर लेकिन इस कार्रवाई को हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स नहीं मिल पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में, पहले टीचर्स मिले, पढ़ाने के लिए कमरे बाद में, पहले टीचर्स मिले, हम पढ़ा लेंगे पेड़ के नीचे भी। सरकार ने जो नवाचार किया उसके लिए उनको साथ साथ शिक्षकों की भर्ती और ये चीज चालू रखनी चाहिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, एजुकेशन बहुत बड़ा एक है, स्कूल एजुकेशन, जहां से हमारी फाउंडेशन एक कहें कि किसी भी बच्चे की वहां संस्कारों की होती है, घर के बाद में वो पाठशाला ही होती है जहां से हम निकलते हैं। और ये बात सही है कि देखिए, राजस्थान कई राज्यों से काफी बेहतर है, सरकार चाहे किसी की भी हो, शिक्षा के स्तर में हम काफी आगे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ किया है तभी मेंटेन, लेकिन अभी वो इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी कि जिसकी वजह से हम स्कूलों के एजुकेशन का स्तर को और बेहतर कर सके। देखिए, आज कंपटीशन का युग है, बच्चों को उसी दृष्टि से होगा। पेरेंट्स आज भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि कम पैसे में अच्छी एजुकेशन मिल सके उसे। प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन बात सही है, वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की सोच हमें डेवलप करनी होगी। आज भी हम कह सकते हैं कि अगर एक जिले में एक भी अगर
इंग्लिश मीडियम की स्कूल सरकारी मिले तो ढूंढने से भी शायद नहीं मिलेगी, हमें उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, देना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा। छोटे छोटे जो स्कीम एक भविष्य का रिजल्ट दे सकती हैं, हम उस पर कुंडली मार के ना बैठे, जरूर हम उस ओर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर काफी बेहतर हो सकता है। हमारे यहाँ कौशल की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे हुनर की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे सोच की कमी नहीं है, कमी यह है कि इच्छा शक्ति के जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। स्कूल के बाद अब बात करेंगे तकनीक और कॉलेज एजुकेशन की, उसके क्या हाल है। समय कम है लेकिन आपकी बात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और अब बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 4 साल के लेखा जोखा पर। आज हमारा मुद्दा एजुकेशन। आपने ब्रेक से पहले स्कूल एजुकेशन के बारे में सुना, समय बहुत कम है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि क्या हाल है उससे थोड़े से एक बानगी आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चर्चाएं, कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ कमियां भी रह गई हैं, तमाम पहलुओं को लेने की कोशिश करते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे तकनीक और कॉलेज एजुकेशन की। मंत्री साहिबा किरण माहेश्वरी जी वो क्या कहती हैं एक बार जरा सुनिए, और उसके बाद आमजन क्या कहता है कॉलेज एजुकेशन को लेकर के वो भी आपको सुनाएंगे। फिर हमारे पैनलिस्ट से हम एक बार फिर मुखातिब होंगे। हमने जितने कॉलेजेस हमने घोषणा करी है उनको धरती पर ले आए, उनकी बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है और 6-6 करोड़ रुपया बजट का आवंटन भी हो गया, काम भी शुरू हो गए। 11 तो नए महाविद्यालय बनकर भी तैयार हो गए। जो हमारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो केंद्र के द्वारा चलाया गया है, इस अभियान में भी राजस्थान को बहुत ही अच्छी मदद मिली है। 100 कॉलेजों को 2-2 करोड़ रुपए दिए, काफी अच्छा काम हुआ है। 96% यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी हमें उसका प्राप्त हुआ है। स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी 20-20 करोड़ रुपए हम लोगों ने हर यूनिवर्सिटी को 3 चरण में देना तय किया। जो पद अभी जो स्वीकृत हुए वो 1248 पद हमने स्वीकृत किए 2008-9 में, और उसमें जो शुरुआत करी है भर्ती की आरपीएससी के माध्यम से करीब 184 जो है वो हमारे सिलेक्शन हो गए। उसमें से वर्तमान सरकार के 4 साल के अंदर जो ये 3 यूनिवर्सिटीज जो घोषित हुई थी 3 से 8 के बीच में, और जिसके अंदर न तो क्षेत्राधिकार का काम तय किया था वो हम लोगों ने तय किया, इनके क्षेत्राधिकार का निर्धारण हम लोगों ने किया। गर्ल्स की जहां तक बात करें 7.9 था पिछले उसमें कार्यकाल का। अभी जो नए इनोवेशंस किए, नई योजनाएं जो चलाई, उस सब के अंदर इसको बढ़ाकर अब 17.8 हमारा महिलाओं का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा हुआ है कॉलेज के अंदर। हमने सेंट्रल प्लेसमेंट सेल बनाया है राजस्थान के अंदर जयपुर में। जो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल हमारे सारे खासतौर से टेक्निकल एजुकेशन के पॉलिटेक्निक बच्चों को उनका जो प्लेसमेंट होना है उस प्लेसमेंट की चिंता करके और उन्हें प्लेसमेंट दिलाने का काम कर रहा है। जो देवनारायण स्कूटी योजना और जो मेघावी छात्रा स्कूटी योजना जो चली, उसमें भी लगभग 4000 बच्चियों को स्कूटी वितरण किया गया। लगभग 5652 ऐसे छात्राएं हैं जिनको प्रोत्साहन राशि दी गई है यहाँ से, और छात्रवृत्ति जो उच्च शिक्षा के माध्यम से दी गई है वो 3,57,818 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पिछले 4 साल में दी गई है। सरकार ने ये कॉलेज विघटन करके बहुत बड़ी वो कर दी, और इससे है ना बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। और बच्चे अभी लाइनों में लग पा रहे हैं, 2 बजे के बाद खिड़कियां बंद कर देते हैं, टीचर भी चले जाते बिना ऐसे उठा के, कोई भी नहीं बैठा रहता वहाँ पे। फोरम वोरम भी नहीं लेते। हम लोग जाते हैं तो हमसे यूँ कहते हैं कि कल आना कल आना। सरकार के यहाँ बड़े बड़े मंत्री भी आए लेकिन वो भी आंख मूंद कर चले गए। सरकार ने अभी तक यहाँ सरकारी कॉलेज की घोषणा नहीं की है। यहाँ के गरीब परिवार वो बहुत ही परेशान है। निजी शिक्षण संस्थान और जो निजी कॉलेज
उनके चुंगल में इस तरह वो फंसे हुए हैं कि उससे वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं। कॉलेज के अंदर जहां विद्यार्थी सस्ती और बेहतर शिक्षा की मांग करती है, जहां पूरे प्रदेश और देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि विद्यार्थियों को हम सस्ती और बेहतर शिक्षा देंगे, वहां शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। अजमेर में शिक्षा का वजूद खत्म हो जा रहा है और लोग बाग यहाँ से माइग्रेट होके सीकर होके आ रहे हैं। सीकर बहुत बड़ा हब बन गया है और सारे स्कूल कॉलेजेस वहाँ धनाढ्य लोगों के बन चुके हैं और अजमेर का जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, बच्ची है हमारे यहाँ से, सारे लोग बाहर जाके अपने एजुकेशन ग्रहण करना चाहते हैं। 4 साल में सरकार ने काफी घोषणाएं तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी की थी, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हुई है। अपितु उसका एक उल्टा ये हुआ है कि उन्होंने शिक्षा का निजीकरण करने के प्रयास किए हैं और इस श्रृंखला में वे 300 संस्थानों का निजीकरण कर दिया है और आगे भी प्रयास किया है। इसका मतलब ये है कि वो सरकार जो है वो निजीकरण की ओर बढ़ रही है। चलिए, आपने सुना किरण माहेश्वरी जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तकनीक शिक्षा मंत्री हैं, और साथ में कुछ लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी जो हैं सिस्टमेटिक तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। फिलहाल हमारे साथ भरतपुर से एक कॉलर कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं, वो अपना एक सवाल कुछ बताना चाह रहे हैं। जी कुणाल, नमस्कार सर। स्वागत है आपका, बताइए। सर ये कह रहा था, आपने एक बात बोली थी अभी कि पेरेंट्स के घर में जगह कैसे होगी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्सों के बराबर। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। तो आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अगर जब तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, जो पर कैंडिडेट के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी इनको, जब तक ये काम ही नहीं करेंगे। काम अगर ये पर कैंडिडेट के हिसाब से इनको तनख्वाह मिलने लग जाए ना, जब ये काम करना स्टार्ट करेंगे और अपने गांव में लड़कों को जाके प्रोत्साहित करेंगे कि आप स्कूल टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़िए, जिससे मैं निजीकरण के साथ हूं सर। जो निजीकरण पीपीई मोड में डाला है उन्होंने, निजीकरण हुआ है, बिल्कुल सही किया है सरकार ने। और इससे चलिए, वैसे मुद्दा हमारा ब्रेक से पहले था कुणाल साहब ये, लेकिन फिर भी आपने सुझाव दिया। मैं इस बात से बहुत सहमत हूं कि जब तक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हर स्तर पे केवल सरकार के कहें कि मंत्री सारी चीजें कर देगा और हम नीचे कुछ नहीं करें, हमारी एक जिम्मेदारी बननी चाहिए। गांव में वो कंपटीशन होना चाहिए कि हमारी सरकारी स्कूलें उनको हम बेहतर बना सके। हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स बंद हो, लेकिन सरकारी स्तर पे सरकारी स्कूलें भी बनी रहें, चलती रहें। एक बामासा जो एक बिल्डिंग बना के देते हैं, बच्चों के बुक्स का इंतजाम करते हैं, उनके फीस का इंतजाम कर देते हैं, उनके यूनिफॉर्म का इंतजाम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को आगे आना चाहिए और कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, उसके स्तर पे ध्यान देना खुद की भी एक ड्यूटी बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस वक्त पैनल में राजीव सक्सेना जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा एक बार। उच्च शिक्षा की बात करें हम लोग, बहुत लंबे समय से एक बात मेरे सुनाई आ रही है, करीब मैं बात करूं यूपीए 1 के वक्त की या अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वक्त की, तो आम चर्चाओं में बात आती है कि इस दौर में आइडियोलॉजी एजुकेशन में थोपी जा रही है। कहां तक उचित है? इतिहास है, उस पर सवाल उठने लगे हैं। आप जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हो उसको खारिज किया जा रहा है। अपने अंदाज से सरकार बदलती है, पाठ्यक्रम बदल जाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, एजुकेशन को एजुकेशन जैसा रहना देना चाहिए। ये किसी वर्ग विशेष की एजुकेशन नहीं है। परिवर्तन सरकार का होता है, सरकार अपने अनुसार उसको ढालना चाहती है, ये कभी नहीं करना चाहिए। मेरा तो मान्यता यह है कि एजुकेशन का स्तर सुधरना चाहिए। अब उच्च शिक्षा मंत्री जी खुद ही स्वीकार कर रही हैं कि हम अभी तक 17.5% बच्चियों को कॉलेज तक पहुंचा पाए, तो आखिर हमारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन का स्तर कब बढ़ेगा? अभी कह रहे थे कि हमारे टाइम में 10% बढ़ा है। अब मैं जब उनकी 10 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा मैं श्याम जी। एक मुकेश जी जुड़ गए हमारे साथ रायपुर भीलवाड़ा से, उनका भी एक सवाल है। जी मुकेश जी। जी सर, सवाल बोलिए अपना। सर, किसी देश का भविष्य वहाँ के बच्चों को मिलने वाली प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करता है।
प्रदेश में गिरते शिक्षा के स्तर के बारे में मैं माफी चाहूंगा, कॉलेज एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन का टाइम हमने तय किया था ब्रेक से पहले। मुकेश जी, आपका कोई सुझाव हो तो चंद सेकंड में आप बता दीजिए, क्योंकि अभी कॉलेज पे हम बात कर रहे हैं, फिर वो समय हमारा थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि हमें काफी सारे मुद्दे हैं जो हम इसमें लेना चाहते हैं। 20 मिनट का वक्त है हमारे पास। प्रदेश में गिरते शिक्षा के स्तर में सबसे बड़ी कमी है कि अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं, जैसे मिड डे मील वगैरह। अगर अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए तो शिक्षा में काफी सुधार आ सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुन रहे लक्ष्मीकांत पारिक साहब, आपकी बात जरूर जब बीजेपी की मीटिंग होगी तो वो सामने रखेंगे कि टीचर्स को दूसरे काम से मुक्त करिए, केवल उसको एजुकेशन में ही रहने दीजिए। हाँ श्याम जी। योगेंद्र जी, आपको पता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उच्च शिक्षा मंत्री कर रही थी तो मैं भी मौजूद था। वो उस वक्त दे रही थी कि हम प्रदेश के हर एसडीओ को हेडक्वार्टर पर कॉलेज खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर ये जब अपनी जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी स्तर पर केवल 45 कॉलेज हैं, 425 कॉलेज निजी स्तर पर हैं। तो आखिर हम क्या करना चाहते हैं? एजुकेशन का निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। निजीकरण होना चाहिए, लेकिन जिस स्तर पर फीस लूटने का काम निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय करते हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए अभी तक रेगुलेटरी कमीशन नहीं लेके आ पाए। ये 3 साल से घोषणा बार बार कर रहे हैं कि हम निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय को कंट्रोल करेंगे और उसकी सब चीज कर पाएंगे। तो अभी भी उच्च शिक्षा मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि हम नहीं कर पाए, उसको नहीं सुधार पाए। अब सबसे बड़ी बात राजस्थान विश्वविद्यालय की ले लीजिएगा कि जब 10,000 बच्चे थे तो शिक्षकों की संख्या 1,000 थी। आज 30,000 शिक्षक बच्चों की संख्या हो गई है, तो संख्या घटकर के 500 रह गई है। तो आखिर एजुकेशन को सुधार कैसे करेंगे? हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 विधि विश्वविद्यालय विधि कॉलेज चलते हैं। चलिए, एक हनुमानगढ़ से हो रहा है, अमित फेफाना हनुमानगढ़ से हैं, उनका जी। अमित जी, बताइए अपना सवाल, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो बता दीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जो राजस्थान की सरकार ने जो शिक्षा विरोधी नीतियां स्कूलों में और कॉलेजों में शुरू की है, उसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि भी राजस्थान के स्कूल और कॉलेज के अंदर जो रिक्त पद पड़े हैं अध्यापकों के, वो तुरंत भरे जाएं, ताकि विद्यार्थी की जो शिक्षा सुचारू रूप से शुरू हो सके। यहाँ नौर हनुमानगढ़ जिले के नौर के अंदर सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय है। नौर हनुमानगढ़ के अंदर 2 ही राजकीय महाविद्यालय जिले के अंदर। दोनों कॉलेजों के अंदर जो लेक्चरर की पोस्टें हैं वो काफी वर्षों से खाली पड़ी है। नौर के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बॉटनी का लेक्चरर अभी तक नहीं आया, वहाँ परीक्षाएं विद्यार्थी की। शुक्रिया, आपका सवाल का जवाब मैं पहुंचवाऊंगा आप तक कि वही चर्चा कर रहे हैं। अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब भी वही कर रहे हैं कि जब कैपिटल के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसे गौरव कहा जाता था राजस्थान का, उसी के वैकेंसीज इतनी ज्यादा हैं तो आपके यहाँ निश्चित रूप से खाली होंगे। हाँ, 30 सेकेंड आपको और दे रहा हूं मैं श्याम जी, अपनी बात कंक्लूड करिए। देखिए, मैं ही कह रहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 विधि के महाविद्यालय चलते हैं। अभी हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए उनको रद्द किया है कि इनकी शिक्षक ही नहीं है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मॉर्निंग और लॉ कॉलेज जो 3 साल के चलते हैं, उनकी स्थिति, इवनिंग कॉलेज में तो कुछ शिक्षक हैं, लेकिन जो मॉर्निंग कॉलेज चल रहा है उसमें शिक्षक 0 हैं, परमानेंट शिक्षक तो है ही नहीं। आप किस प्रकार से चलाते हैं? आप देखिएगा 5 ईयर लॉ कॉलेज जो चलता है उसकी स्थिति बड़ी विडंबना है कि 82,000 रुपए प्रति छात्र से फीस तो लेते हो, शिक्षक किस स्तर के दे रखे हैं, किस स्तर के दे रखे हैं, तो आखिर शिक्षा का सुधार कैसे होगा? ये मूल आपने एक आधार बताया है कि जब वैकेंसीज ही होंगे तो स्तर कैसे सुधरेगा। राजीव सक्सेना साहब हमारे साथ में है। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में सरकारें आती हैं जाती हैं, हम 4 साल के सरकार के इस पीरियड पे बात कर रहे हैं, कहां पाते हैं आप पहले तो कि उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा के अंदर हम बात करें तो सरकार के 4 साल को किस तरह से देखते हैं? मेरा ये सबसे पहले मानना है कि पिछले अगर हम 10-15 सालों में भी देखें तो सरकारों की शिक्षा के प्रति प्राथमिकताएं बहुत ही नीचे के स्तर पे है। मतलब वो हायर एजुकेशन को इतने गति से नहीं लेती या इतने सीरियसली नहीं लेती जितना लेना चाहिए। जब 2008 में जो बीजेपी की सरकार थी जब जा रही थी तो 250 पोस्ट सैंक्शन करके लगभग गई थी, वो साल भर रह गया था। लेकिन उसके बाद वो सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, उसके भी बाद लास्ट में जाके बिल्कुल 13-14 में जाके उन वैकेंसीज को फुलफिल किया गया।
अभी भी 217 पोस्टें एडवर्टाइज की हुई हैं हायर एजुकेशन में, 250 नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं, तो उनकी प्रक्रिया शुरू है, अभी चल रही है, उनके रिटन टेस्ट होने हैं दिसंबर में, तो 217 शिक्षक और आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी 450 पौने 500 टीचर्स हैं, तो आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त लेकिन वो भी ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति भूखा है, अगर उसको 2 ब्रेड भी मिलती है तो कम से कम उसको लगता है कि एनर्जिक टॉनिक मेरे को थोड़ा सा मिल रहा है। बाकी तो स्टूडेंट रेशो से हम देखें जिस अनुपात की बात करते हैं वो तो बहुत कम है, बिल्कुल कम है। अभी हमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम लोग पिछड़े राजस्थान के विश्वविद्यालय, तो इसलिए पिछड़े कि हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो ठीक नहीं था, नहीं तो हमें 500 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल सकती थी, तो ये रेशो ठीक नहीं है। 1250 शिक्षकों की भर्ती का आरपीएससी ने निकाला हुआ है, अभी 3 विभागों में 3 डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स के अभी सिलेक्शन हुए हैं, बाकी होने बाकी हैं शायद, तो मेरे ख्याल से 1-8 महीने में, यानी पीएससी में भी शायद अभी मेंबर्स भी नहीं है, तो इसके कारण से चेयरमैन नहीं है और मेंबर नहीं है, तो ये 1200-1250 टीचर्स अगर आ जाएंगे तो हायर एजुकेशन में बहुत स्थिति ठीक होगी। लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजों पे बहस होती है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, क्योंकि बच्चों का सवाल है, हमारी जनरेशन का, और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के उस फ्यूचर का सवाल है जो हमें इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1 दिन या 2 दिन विधानसभा का पूरा, बिल्कुल मैं राजीव जी सहमत हूँ आपकी बात से। शिक्षा में राजस्थान में क्या करें, दोनों पार्टी के लोग बैठ के, जितनी पार्टी के लोग बैठ के सोचें, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचें, क्योंकि हमारे बच्चों का आगे भविष्य का सवाल है कि हम उनको कैसे बेहतर शिक्षा दे पाए, तो ये सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हायर एजुकेशन की स्थिति अच्छी होगी। जी मैडम सुल्ताना, आपके पास में आना चाहूंगा, आप तो खुद भी एक प्रोफेसर हैं, पार्टी से आप ताल्लुक रखती हैं, लेकिन 4 साल पे उससे जुड़ी प्रतिक्रिया आप दे सकती हैं, बट मैं ये चाहूंगा कि वास्तव में एजुकेशन के सेक्टर को हम कहां लेकर के जा रहे हैं, सरकारें कोई भी हो, आपकी रही है चाहे इनकी रही है, सवाल दोनों पे खड़े हो रहे हैं कि हमने उस स्तर पे ध्यान ही नहीं दिया, हम केवल ये बस इसी में उलझे रहे कि जैसे हमारे आका इसी से खुश होंगे कि हमें आज इस महापुरुष का नाम, महापुरुष पार्टी के लिए एक आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं, वो पता नहीं महापुरुष हैं कि नहीं है, लेकिन हम उससे लादने की कोशिश करते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं, ये अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएं कि जो बिल्कुल नई एजुकेशन आप दीजिए, लेकिन इतिहास को भी विकसित मत करिए। जी सर, आपने योगेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात बोली। देखिए जैसा सर ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा बुनियादी क्षेत्र है किसी भी समाज का या किसी भी राष्ट्र का, मैं कहूंगी कि वहां पर हमें पार्टी पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए और एजुकेशन के ऊपर हमें टोटल कंसंट्रेशन करना चाहिए। आज देखिए हम प्राइवेटाइजेशन की तो बात करते हैं, हम हमारी जीडीपी नहीं देखते, हम आम आदमी की कितनी इनकम है वो नहीं देखते। आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो लोअर मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, वो कैसे प्राइवेट कॉलेज के अंदर बच्चों को एजुकेशन लेने भेजेगा? मेडिकल की फीस आप 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए डोनेशन दे करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो क्या एक किसान का बच्चा आप सोच सकते हैं, या कोई एक टीचर का, स्कूल टीचर का बच्चा, या हमारे जैसे टीचरों के बच्चे हम 50 लाख कहां से लाके देंगे? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करते हैं कर्मचारी को, और फिर कहते कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है। मैं ये कहती हूँ निजीकरण आप करें एक हद तक, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को एकदम खत्म ना करें, क्योंकि आप पीपीपी मॉडल भी अपनाएंगे तो अल्टीमेटली जाकर के वो प्राइवेट सेक्टर में उसका एंड अप होगा। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को मजबूत करना होगा। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कदापि आलोचना नहीं करना चाहती कि वे जियो फोन का या जियो मोबाइल का वो प्रचार करते हैं, लेकिन बीएसएनएल को भी वो इतना ना डुबो दें कि हमारी सरकारी संस्थाएं जो कि बेसिक रीढ़ है, इनसे जो रीढ़ है वो उसको नहीं तोड़ देना है। शिक्षा का राजनीतिकरण ना करें, शिक्षा का राजनीतिकरण। अच्छा, रही बात आपके टेक्निकल एडवांसमेंट की, नेट की, गूगल की, अरे जब कॉलेजेस के अंदर, महाविद्यालय परिसर में ही नेटवर्किंग नहीं होगा तो बच्चा क्या गूगल वाईफाई का तो दावा किया किरण माहेश्वर जी कह रहे हैं, वाईफाई नहीं है, नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस, देयर इज नो वाईफाई, इट इज ओनली इन द पेपर्स। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप, ठीक है आप अपने आंकड़े, सरकारी आंकड़े और अपनी स्थिति अच्छी प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी आंकड़े दे सकते हैं, लेकिन आप खुद जाकर के देखिए योगेंद्र जी कि वास्तव में स्थिति क्या है, कितना तो नेटवर्क चल रहा है, कितना वाईफाई हुआ है।
बच्चा लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, बच्चा क्या पढ़ेगा? मैडम पिछले बार से पिछले 5-4 साल को इससे सुधार हुआ है नहीं हुआ ये बता दें आप तो। देखिए और आपके समय मैं तो कांग्रेस की बात मैं करता तो हूँ, कांग्रेस क्या स्थिति थी वही बता दें। 5 साल में कोई नवाचार हुआ या नहीं हुआ ये बता दें। नवाचार की बात नाम बदल देने से नहीं हो जाती। केवल बीएसएल की बात नहीं करें, वाईफाई नहीं, केवल आप शिक्षा पर नाम बात बदल जहाँ ठीक होगा। आप केवल ये वाईफाई से बात नहीं करें। नहीं वाईफाई का दावा आपका, वाईफाई में दावा तकनीकी का वाईफाई का दावा है सर। बना रहा हूँ मैं, इसमें मैं ये कहना नहीं ये बिल्कुल सही बात है सर। आप जाके महाविद्यालय का देखिए, 3 नए खुले, बिल्कुल उनको भरतपुर स्थिति थी मतलब पहले शेखावाटी और महाराजा सूरजमल और अलवर मत से उनको जिले अलॉट करके सरकार में ये किया है। ये तो तीनों नहीं देखिए काम तो कुछ तो होंगे जब भी आगे, लेकिन सर वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एनफ। जब तक कि टीचर नहीं होगा, जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी बच्चे को, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना के रख दीजिए, वो किस मतलब का है? मैडम एक समय बहुत कम है क्योंकि मुझे अभी लक्ष्मीकांत जी से भी बात करनी है। एक राम चौधरी हमारे साथ में जुड़े हैं मेड़ता से। जी चौधरी साहब बताइए। सर नमस्ते। हेलो नमस्ते बताइए। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने आनंद फानंद में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के चक्कर में मेड़ता कॉलेज को पीजी में क्रमोन्नत कर दिया। हेलो हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, उपलब्धियां गिनाने के चक्कर में सरकार ने कॉलेज को पीजी में क्रमोन्नत कर दिया। ना कि यहाँ मेड़ता कॉलेज में सालाना परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। MDSU यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर अभी तक मेड़ता कॉलेज के सभी पाठ्य छात्रों के नाम तक नहीं आ रहा है सर। अब परीक्षा फॉर्म भरे हुए अभी 15 दिन शुरू हो चुके हैं, जबकि 10 तारीख कल लास्ट तारीख है। हेलो चलिए बिल्कुल ऐसा ही होता है कि पिछली भी बार भी जब सरकार थी, जब चुनाव के कुछ दिन पहले 25 कॉलेजों को अनाउंसमेंट कर दिया गया। अभी वर्तमान सरकार ने 45 कॉलेज अनाउंस कर दिए हैं, क्रमोन्नत कर दिए हैं। ये आपकी किस्मत की बात है चौधरी साहब कि उस समय तक चालू हो पाए नहीं हो पाए। आप कह रहे हैं कि कॉलेज तो क्रमोन्नत हो गया, एडमिशन भी दे दिए, लेकिन यूनिवर्सिटी की साइट पे मेड़ता का नाम ही नहीं है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाह रहा हूं। मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास महज 2 मिनट बची हैं और सत्ता पक्ष के हैं, इनको ज्यादा समय चाहिए होता है क्योंकि पूरे जवाब आप लोगों के इन्हीं को देने। जी लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल आपने सुना कि क्रमोन्नत कर दी, ये गलती इन लोगों ने भी की थी। लास्ट के टाइम पे 25 कॉलेजेस कर दी। आज भी वो कॉलेज के लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारी कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ कॉलेज होगा। 45 कॉलेज आप लोगों ने और कुछ क्रमोन्नत कर दी। स्थिति आपने सुनी अभी कॉलर ने जो बताई। 26 SDO हेडक्वार्टर पे आज भी कॉलेज ना तो निजी है ना सरकारी, कैसी भी नहीं है। बिल्कुल जी बताइए। निश्चित रूप से हमारा प्रयास लगातार जारी है, लगातार प्रयास की और अग्रसर है। हमारे हर जिला हेडक्वार्टर पर कॉलेज खोलने का प्रयास जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट SDO हेडक्वार्टर पर घोषणा की थी। SDO हेडक्वार्टर पर प्रयास हमारा जारी है। हमारा इस विषय में जहाँ तक शिक्षकों भर्ती बात की, हमने RPSC की माध्यम शिक्षकों भर्ती खोली है। हमने नहीं सर भर्ती तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि RPSC के चेयरमैन ही नहीं है साहब, उसकी वजह प्रक्रिया अटकी हुई है, सदस्य नहीं है। चिंता नहीं करें, हमारी सरकार लगातार चलने वाली है और व्यवस्था होने वाली है, चिंता नहीं करें। जहाँ तक आपने मेड़ता सिटी बात की, मेड़ता से निश्चित रूप विषय गंभीर विषय है। वहाँ पर भूगोल का एक बड़ी समस्या आई है। निश्चित रूप से इस विषय पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और विषय को आगे तक सरकार तक पहुंचाने का जो नैतिक दायित्व बनता है मैं निश्चित रूप से आगे पहुंचाऊंगा। लेकिन वहाँ का वेबसाइट पर जो नहीं आ रहा, नाम आ रहा है, इसके बारे में जांच की बात है और निश्चित की जांच करके हमें तुरंत ही कॉलर ने बताया वो टेक्निकल सी चीज है बस ये, वैसे हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन की बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, सरकार ने लगातार अच्छे से अच्छा प्रयास किया है। आज 10-25 महिलाओं बालिकाओं की कॉलेज के प्रति रुझान बढ़ना इस बात को इंगित करता है कि बालिका शिक्षा की और हमारा ध्यान अधिक 17% ही पहुंचा पाए लक्ष्मीकांत जी। मैडम भाई साहब श्याम जी, आप बताओ इतनी बच्चियां अभी तक कॉलेज पहुंच ही नहीं पा रही है। 4 सालों का प्रयास करके 7% की वृद्धि करने पर हमारी कम से कम कुछ तो प्रशंसा कर दीजिए। हमने कुछ तो काम किया। मैं तो कह रहा हूँ लोगों 70% अगर 10% 425 निजी महाविद्यालय चल रहे हो और 45 ही सरकारी चल रहे हो तो वो बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो कैसे करेगा? आपकी आधा खाली हो सकता है, मेरे आधा आप एजुकेशन को बजट दीजिए ना, मना कौन करता है? आप देना नहीं चाहते बजट? श्याम जी, मैं आपसे एक जस्ट प्रश्न पूछता हूँ। श्याम जी, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात कॉलेज एजुकेशन के अंदर गुणात्मक सुधार आया अथवा नहीं आया? बिल्कुल जब टीचर ही नहीं दोगे गुणात्मक सुधार आएगा कहाँ से? आप शिक्षक ही नहीं दे पाए, शिक्षक नहीं दे पाए, शिक्षक नहीं दे पाए, कॉलेजेस नहीं बढ़े। मैं विषय पूछ रहा हूँ आपसे। राजीव जी इसमें इस सरकार ने एक गुणात्मक सुधार की आपकी क्या परिभाषा है? कॉलेजेस है ना बड़े हो गए थे बहुत आकार से, वो संभल नहीं पा रहे थे। विश्वविद्यालय का चेंज जैसे चिमन उनको अलग आर्ट्स कॉलेज अलग किया है, कॉमर्स कॉलेज अलग किया है, साइंस कॉलेज अलग किया है।
तो उनको अलग अलग कितने आकार में संख्या में बढ़ गए थे कि समझ नहीं पा रहे थे उनमें क्या प्रशासन क्या क्लास चल रही है। ये बड़े कॉलेजेस को जो अलग अलग किया है ना उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसके लंबे समय में अच्छे परिणाम। नहीं देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे 3 यूनिवर्सिटीज का अनाउंसमेंट पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उसके बाद कुछ गाड़ी आगे बढ़ी है, बजट एलोकेशन भी हुआ, 8-8 करोड़ रुपए उनको दिए भी हैं। मैं माफी चाहूंगा, देखिए समय बहुत कम है, समय हमारा ओवर हो चुका है। एजुकेशन एक बड़ा विषय है, लेकिन इस कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिसमें मैं खुल करके आप लोगों से चाहूंगा भी। राजीव सक्सेना साहब ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, इसे दिल से लगा इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए, जो भविष्य में हमें ये कहें कि एक वो वृक्ष लगा रहे हैं जो फल निश्चित रूप से देगा। एजुकेशन को आप यूं मत समझिए कि इसका बजट में कटौती कर रहे हैं, इसमें नए प्रयोग कर रहे हैं। अब जो हमारा एक स्ट्रक्चर जो चलता आ रहा है उससे मेंटेन करते हुए वास्तव में नवाचार की आवश्यकता है, उसे आप आगे बढ़ाइए। जो वैकेंसीज हैं उन्हें दूर करिए और नए प्रयोग ऐसे मत करिए कि नई सरकार आते हैं उन्हें खारिज कर दे। तो एजुकेशन के स्तर पे अगर ये करना चाहेंगे तो मुझे लगता है ये पीढ़ी माफ नहीं करेगी। और बहुत सारी चीजें हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं माफी चाहूंगा, आपसे जवाब नहीं ले पा रहे हैं हम पूरा। खास खबर को रोकना चाहेंगे और नए मुद्दे के साथ फिर हम आपके पास में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।